हेलो दोस्तों, 2025 का भारत जहां पर लोग घर खरीदते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं और फिर पता चलता है कि ये जमीन आपकी है ही नहीं। जमीन आपकी, कागज आपके, लेकिन मालिक वक्फ बोर्ड निकलता है। वेलकम टू द ग्रेटेस्ट प्रॉपर्टी प्लॉट ट्विस्ट इन इंडिया। 4 अप्रैल 2025 हमारे पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को रीइंट्रोड्यूस किया गया। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस एक्ट को उम्मीद का नाम दिया, लेकिन पब्लिक बोल रही है कि उम्मीद है कि हमारी जमीन किसी और की ना हो जाए। कुछ लोगों का कहना है कि ये बिल न्याय लाएगा और कुछ लोग कह रहे हैं कि आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक और राम मंदिर के बाद ये बीजेपी का एक और अटैक है मुस्लिम कम्युनिटी पर। एक तरफ कुछ मुस्लिम लीडर्स सुप्रीम कोर्ट तक चले गए इस अमेंडमेंट के खिलाफ अपील करने के लिए, और दूसरी तरफ कुछ मुस्लिम औरतों को देखा गया इस एक्ट को सेलिब्रेट करते हुए। आखिर क्या है ये वक्फ और क्या है इसकी सच्चाई, चलिए समझते हैं हमारे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो फैक्ट्स सामने आने वाले हैं उससे आपका भरोसा भी हिल सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि वक्फ होता क्या है। आसान शब्दों में वक्फ मुस्लिम लॉ का ही एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें कोई व्यक्ति अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को अल्लाह के राह पर रिलीजियस या पब्लिक वेलफेयर पर्पसेस के लिए डोनेट कर देता है, और जब ऐसा होता है तो वो प्रॉपर्टी वक्फ बन जाती है और इसे डोनेट करने वाले को वाकिफ कहा जाता है। वक्फ का एक खास रूल ये है कि एक बार कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ होने के बाद उसकी ओनरशिप परमानेंटली अल्लाह के पास चली जाती है, जिसके बाद ना तो उस प्रॉपर्टी को कभी बेचा जा सकता है, ना ही ट्रांसफर किया जा सकता है, ना डोनेट और ना ही वापस लिया जा सकता है। अगर जमीन डोनेट करने वाला वाकिफ भी चाहे ये जमीन वापस लेना, फिर भी ये जमीन उसे वापस नहीं मिल सकती। ये प्रॉपर्टी फिर वक्फ बोर्ड के पास चली जाती है, जहां पर इसका रजिस्ट्रेशन होता है और वो डिसाइड करते हैं कि इस जमीन का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाएगा, जैसे मस्जिद, कब्रिस्तान, पार्क या फिर मदरसा बनाने के लिए। इन प्रॉपर्टीज को संभालने के लिए मुतावली यानी कि केयर टेकर्स को अपॉइंट किया जाता है, जो डायरेक्टली स्टेट वक्फ बोर्ड के अंडर काम करते हैं। हर स्टेट का अपना स्टेट वक्फ बोर्ड होता है, जिसके मेंबर्स को स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है। इसी तरह नेशनल लेवल पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल होता है, जिसके मेंबर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। इनकेस अगर वक्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसे सुलझाने के लिए अलग से वक्फ ट्राइब्यूनल भी बनाया गया है, और इन सारे इंस्टीट्यूट्स को मैनेज किया जाता है अंडर वक्फ एक्ट 1995। अभी जो बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ है वो इसी बिल का एक अमेंडमेंट है, यानी मॉडिफिकेशन है। अब सवाल ये है, क्या ये पहली बार है जो वक्फ बिल में कोई अमेंडमेंट लाया गया? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। ब्रिटिश एरा से लेकर अब तक कई बार इस एक्ट को अमेंड किया गया है, लेकिन जो सबसे मेजर रिफॉर्म आया वो था वक्फ अमेंडमेंट बिल 2013 में। इसकी शुरुआत होती है 2005 में, जब मुस्लिम कम्युनिटी की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन लगातार गिरते जा रही है और दूसरी तरफ वक्फ प्रॉपर्टीज की संख्या तेजी से ऊपर जा रही है। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए सरकार एक कमेटी बनाती है, जिसे हेड किया जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने, और इसी तरह इस कमेटी का नाम पड़ा सच्चर कमेटी। इस कमेटी को टास्क दिया गया भारत के मुस्लिम कम्युनिटीज के ग्राउंड लेवल कंडीशन पर एक रिपोर्ट तैयार करने की। अपने रिसर्च के बाद 17 नवंबर 2006 को ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, जिसमें एक डेडिकेटेड सेक्शन था ऑन स्टेटस एंड पोटेंशियल ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज, जिसमें कुछ शॉकिंग फैक्ट्स सामने आए, जैसे कि उस टाइम पे वक्फ के पास 4.9 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज थी, जिसका टोटल एरिया करीब 6 लाख एकड़ की थी। अगर मार्केट वैल्यू की बात करें तो इस प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू करीब 1.2 लाख करोड़ रुपीस की थी। अब अगर मिनिमम साइज ऑफ रिटर्न भी देखा जाए, जो कि 10% के हिसाब से हो, तब भी इन प्रॉपर्टीज की एनुअल इनकम करीब 12,000 करोड़ होनी चाहिए थी, जबकि इनकी एक्चुअल इनकम बस 163 करोड़ की थी, जो कि 2.7% है। तो ये डेटा क्लियरली दिखा रहा था कि भारत के वक्फ प्रॉपर्टीज को मिसमैनेज किया जा रहा था। सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज इस समय वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में थी, और इन्हीं स्टेट्स में मुस्लिम कम्युनिटीज के लोग रिलेटिवली ज्यादा गरीब थे। अब इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए इसी कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए,
जैसे कि नंबर 1, प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल। अब किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को काम पर लगाने के लिए स्टेट वक्फ बोर्ड के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट की भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। दूसरा, इलीगल एनक्रोचमेंट को कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल डिक्लेयर कर दिया गया, जिसमें कब्जा करने वालों को 2 साल तक की सजा भी हो सकती है। वक्फ ट्रिब्यूनल को ज्यादा पावर दिया गया, जैसे कि अगर ट्रिब्यूनल का डिसीजन किसी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करता है तो उसके अगेंस्ट आप किसी भी और कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। इसके अलावा वक्फ प्रॉपर्टीज के रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज और पब्लिक फोरम में अवेलेबल कराने की बात करी गई ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़े। इन सभी रिकमेंडेशंस को इंक्लूड करके 2013 में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2013 को पास कर दिया गया। इंटरेस्टिंगली कांग्रेस और बीजेपी दोनों के सपोर्ट के साथ। इस एक्ट के आने के बाद कई हद तक चीजें सही होने लगी, मगर इसके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने के कारण कुछ नए प्रॉब्लम सामने आए, जैसे कि डिले इन एक्विजिशन। मल्टीपल अप्रूवल्स के कारण अब प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में डिले आने लगी। इंक्रीज्ड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, क्योंकि अब ब्यूरोक्रेसी भी इसका एक हिस्सा था, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अब बढ़ने लगी, जिसके कारण इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल अब एफिशिएंटली नहीं हो पा रहा। रेजिस्टेंस फ्रॉम अदर रिलीजियस ग्रुप्स। अब किसी भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के दौरान ट्राइब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता था। इसके कारण कई प्राइवेट प्रॉपर्टीज को जबरदस्ती वक्फ प्रॉपर्टी बना दिया गया। क्योंकि लोग इस डिसीजन के खिलाफ अपील भी नहीं कर सकते थे, तो लोग इस ट्राइब्यूनल के ऑटोनॉमी पर सवाल उठाने लगे। ऐसे कहीं और कंसर्न्स जब उठने लगे तो सरकार एक बार फिर सचर कमेटी के रिपोर्ट को रेफर करती है और इन बढ़ते इश्यूज को एड्रेस करने के लिए 8 अगस्त 2024 को यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू लोकसभा में 2 नए बिल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। पहला वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 और दूसरा मुसलमान वक्फ रिपील बिल 2024, जिसके बाद पार्लियामेंट में एक भयंकर डिबेट की शुरुआत होती है। कांग्रेस और अन्य ऑपोजिशन से स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म मिलने के बाद अगले दिन 9 अगस्त को ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर दिया जाता है। ये एक 31 मेंबर कमेटी थी, जिसमें 21 मेंबर लोकसभा से थे और 10 मेंबर राज्यसभा से। और फिर शुरू होता है एक डीप डाइव फेज। मल्टीपल मीटिंग्स, डिस्कशंस और कंसल्टेशंस के बाद फाइनली जनवरी 2025 को ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है 25 क्रूशियल रिकमेंडेशंस के साथ। सरकार इन सारे रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करती है और 2 अप्रैल 2025 को ये बिल्स दोबारा पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और इस बार लोकसभा भी इसे पास करती है और राज्यसभा भी। अब सिर्फ एक स्टेप बाकी था, वो था प्रेसिडेंट का एसेंट। मगर जैसे ही ये बिल पास होते हैं 4 अप्रैल को कांग्रेस एमपी मोहम्मद जावेद और AIMIM चीफ असादुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट में 2 अलग-अलग पिटीशंस फाइल करते हैं, ये कहते हुए कि ये बिल हमारे रिलीजियस फ्रीडम को वायोलेट करता है। तो अभी के लिए ये बिल पार्लियामेंट में पास हो चुका है। अब देखना ये है कि इसे प्रेसिडेंट का एसेंट मिलता है या फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ और ही डिसाइड करती है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस बिल से इतना हंगामा क्यों हो रहा है। ऐसा कौन सा प्रोविजन है इस बिल में जिसके वजह से ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। चलिए एक एक करके सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट, 5 years ऑफ प्रैक्टिसिंग इस्लाम मेड कंपलसरी। पहले ये वक्फ एक्ट कहता था कि हर धर्म का इंसान अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है, लेकिन नया अमेंडमेंट ये कहता है कि अगर कोई इंसान पिछले 5 सालों से इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा है, वही इंसान वक्फ कर सकता है। इस प्रोविजन के पीछे एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो होता ऐसा है, तमिलनाडु के तिरुचेंदुराई गांव में राम गोपाल नाम का एक किसान रहता था। तो 2022 में अपनी बेटी की शादी के लिए उसने अपने जमीन का एक हिस्सा को बेचने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके सब रजिस्ट्रार की ऑफिस पहुंचता है, उसे बोला जाता है कि ये जमीन उसकी है ही नहीं, ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी है और अगर उसे जमीन बेचनी है तो उसे वक्फ बोर्ड से NOC लाना पड़ेगा। ये बात सुनकर रामगोपाल को शौक लग जाता है और वो वापस गांव आकर सबको अपनी कहानी बताता है। जब गांव वाले जाकर पूछताछ करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सिर्फ रामगोपाल की ही नहीं बल्कि ये पूरा गांव वक्फ की प्रॉपर्टी है, इंक्लूडिंग 1500 साल पुराना सुंदरेश्वर टेम्पल। ये सुनकर गांव वाले बहुत ही ज्यादा भड़क जाते हैं और वक्फ के खिलाफ प्रोटेस्ट निकालते हैं।
जिसके बाद तमिलनाडु वक्फ बोर्ड अपनी क्लेम्स विड्रॉ कर लेती है, ये कहते हुए कि पूरा गांव नहीं, एक्चुअली सिर्फ 10 एकड़ जमीन ही वक्फ बोर्ड की है, जो एक मुस्लिम फैमिली ने कई सालों पहले डोनेट किया था। दोस्तों, आप अगर एक गूगल सर्च करके देखें तो इस तरह के कई केसेस आपको मिल जाएंगे जहां पर लोगों के प्रॉपर्टी को इलीगली वक्फ ने क्लेम कर रखा है। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के नाम आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। दूसरा बड़ा बदलाव है वक्फ बाय यूजर प्रोविजन को हटा दिया गया है। पहले क्या होता था, अगर कोई जमीन बहुत लंबे समय से पब्लिक के लिए अल्लाह के रास्ते में यूज हो रही है तो बिना किसी लीगल ओनरशिप के भी उस प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी मान लिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक फेमस केस है सैयद मोहम्मद सलील अब्बाई वर्सेस मोहम्मद हनीफ केस ऑफ 1976। तो यहाँ पर हुआ यूँ था कि तमिलनाडु के नागापट्टनम शहर में एक आदमी ने अपनी जमीन पर एक छोटी सी मस्जिद बनाई जहाँ पर आसपास के लोग नमाज पढ़ने आते थे। सालों तक लोगों का इस मस्जिद पर आना जाना लगा रहा बिना किसी रोक टोक के। जब उस प्रॉपर्टी का वारिस अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी पे ओनरशिप क्लेम करने जाता है तो उसे बताया जाता है कि ये प्रॉपर्टी अब एक वक्फ प्रॉपर्टी बन चुकी है। इस बात से कंफ्यूज होकर सैयद सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है, क्योंकि उनके पास जमीन के लीगल ओनरशिप के पेपर्स थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी इतने लंबे समय तक अल्लाह के राह पर रिलीजियस पर्पस के लिए यूज किया जाता है तो वक्फ बाय यूजर प्रोविजन के अंतर्गत इसे वक्फ प्रॉपर्टी माना जाए। ये केस एक लैंडमार्क जजमेंट बन जाता है वक्फ से रिलेटेड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के लिए। लेकिन नए अमेंडमेंट ने इस प्रोविजन को खत्म कर दिया है। अब किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ क्लेम करने के लिए ऑफिशियल लीगल एग्रीमेंट होना कंपलसरी है। ये एक मेजर स्टेप है जिससे लोगों के पर्सनल प्रॉपर्टी को वक्फ बनाने का लूप होल बंद किया जाएगा। तीसरा है गवर्नमेंट लैंड अमेंडमेंट। ये प्रोविजन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसे कहीं डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जैसे रोड्स, रेलवे, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स सिर्फ इसलिए अटके हैं क्योंकि जिन जमीन पर सरकार ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लाना चाहती है वो वक्फ में क्लेम कर रखी है, जिसके कारण ये प्रोजेक्ट्स सालों से पेंडिंग है। अब नया अमेंडमेंट ये प्रपोज करती है कि ऐसा कोई भी गवर्नमेंट लैंड जिसे वक्फ क्लेम करती है लेकिन अपने क्लेम को जस्टिफाई करने के लिए वक्फ के पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो जमीन वक्फ नहीं रहेगी। इस डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने का पावर अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दी गई है। चौथा प्रोविजन है रिप्लेसमेंट ऑफ सर्वे कमिश्नर बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब तक होता क्या था कि हर स्टेट में वक्फ प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सर्वे कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता था, जो सर्वेस के थ्रू ये आइडेंटिफाई करता था कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ है कौन सी नहीं, जिसका सारा खर्चा स्टेट गवर्नमेंट उठाती थी। सर्वे पूरा होने पर ये रिपोर्ट वो वक्फ बोर्ड और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को सबमिट करती थी। अब होता क्या है कि इन सब में काफी ज्यादा टाइम और पैसा बर्बाद होता है, तो इस प्रोसेस को सिंपल रखने के लिए अब से इन सारे प्रॉपर्टीज की आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर खुद करेंगे ताकि इन्हें क्विक और बेटर मैनेज किया जा सके। इसके बाद आता है लिमिटेशन पीरियड। तो दोस्तों, लिमिटेशन एक्ट 1963 ये कहती है कि किसी भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के लिए लीगल टाइम फ्रेम कितना होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी को इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया गया तो उसके पास 12 साल का टाइम होता है इस इलीगल ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट अपील करके अपनी प्रॉपर्टी रिक्लेम करने के लिए। ठीक इसी तरह प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हो तो उन्हें 30 साल तक का टाइम मिलता है। लेकिन वक्फ प्रॉपर्टीज के लिए कोई टाइम लिमिट ही नहीं है। मतलब अगर उनकी कोई प्रॉपर्टी 100 साल या हजारों साल पहले भी क्लेम की गई हो तो वो उसके लिए आज भी अपील कर सकते हैं। और इसके अपोजिट, अगर वक्फ किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर रहा है तो उस इंडिविजुअल के पास बस 1 साल का टाइम होता है अपनी प्रॉपर्टी रिक्लेम करने के लिए, जिसके बाद वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली वक्फ बोर्ड के अंडर रजिस्टर हो जाएगी। मगर अब इन एक्सेप्शंस को हटा दिया गया और दोनों पार्टीज के लिए ही 12 साल का टाइम फ्रेम को फाइनल कर दिया गया। 6th प्रोविजन है वक्फ ट्राइब्यूनल अब ज्यादा ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट होगा। पहले के टाइम पर वक्फ प्रॉपर्टी को लेके किसी भी तरह का डिस्प्यूट होने पर केस सिर्फ वक्फ ट्राइब्यूनल में ही रजिस्टर किया जा सकता था और ट्राइब्यूनल के डिसीजन को ही फाइनल माना जाता था और इसके अगेंस्ट आप किसी भी कोर्ट में अपील नहीं कर सकते एक्सेप्ट अगर कोई लीगल एरर हुआ हो। अब
नया बिल ये प्रपोज करती है कि अगर कलेक्टर ने किसी भी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया और किसी को इसमें ऑब्जेक्शन है तो वो वक्फ ट्रिब्यूनल में जाकर अपील कर सकते हैं और ट्रिब्यूनल के डिसीजन आने के 90 दिन के अंदर अंदर अगर आप उनके डिसीजन से खुश नहीं है तो किसी भी कोर्ट में री अपील कर सकते हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही अगर किसी प्रॉपर्टी को लेकर गवर्नमेंट और वक्फ के बीच डिस्प्यूट चल रही है तो जब तक ये डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होती तब तक ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की मानी जाएगी। जो आखिरी कंट्रोवर्शियल पॉइंट है वो है वक्फ अलल औलाद की। इस प्रोविजन में पहले ये होता था कि अगर किसी फैमिली हायरार्की में कोई मेल लीगल हेयर ना बचे तो वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली वक्फ बन जाती थी, लेकिन इस नए बिल के चलते अब प्रॉपर्टी फीमेल हेयर के नाम पर भी रजिस्टर की जा सकती है, जिसका मतलब है जेंडर बायस को खत्म करके अब फीमेल्स को भी इक्वल राइट्स दी गई है। तो ये थे वो प्रोविजन जिसके कारण पूरे देश में बवाल मचा हुआ था। इन प्रोविजंस के अलावा कुछ और स्ट्रक्चरल चेंजेस भी किए गए हैं, जैसे कि अब स्टेट वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में 2 नॉन मुस्लिम लोग और 2 मुस्लिम वुमेन्स की सीट्स रिजर्व की जाएगी। इसमें एक्सेप्शन ये होगा कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी में इंटरफेयर नहीं कर सकती। इसके अलावा ट्राइब्यूनल में भी चेंजेस किए गए हैं। जहां पहले ट्रिब्यूनल में एक मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट हुआ करता था, वही अब उसे एक करंट या फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट जज से रिप्लेस कर दिया गया। अब जजमेंट इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अंतर्गत नहीं बल्कि लीगल फ्रेमवर्क के अंतर्गत ही होंगी। ये सारे चेंजेस एक सिंपल पर्पस के लिए लाया गया है, वक्फ के ऑपरेशंस में ट्रांसपेरेंसी लाना, प्रॉपर्टीज का प्रॉपर मैनेजमेंट करना और रेवेन्यू को एक्चुअली में मुस्लिम कम्युनिटी तक पहुंचाना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस अमेंडमेंट को एंटी मुस्लिम बोल रहे हैं, पर दोस्तों अगर आप इन सारे प्रोविजंस को मिलाकर देखें तो ये किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट तो बात ही नहीं करता, बल्कि ये तो वक्फ जैसे इंस्टीट्यूशन के अंदर के मिसमैनेजमेंट को रोकने के लिए है। और अगर आप इसे कंपेयर करें इंडिया के किसी भी अलग रिलीजन से, तो किसी भी रिलीजन में वक्फ जैसा कोई इंस्टीट्यूशन है ही नहीं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि भारत के मेजॉरिटी रिलीजन हिंदुइज्म के सारे टेम्पल्स को सरकार मैनेज करती है। यहाँ तक कि किसी टेम्पल का हेड प्रीस्ट कौन होगा ये भी सरकार ही डिसाइड करती है। इसके अलावा हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट के लिए कोई अलग ट्रिब्यूनल नहीं है। उन्हें या तो सिविल कोर्ट जाना पड़ता है या फिर हाई कोर्ट। तो इंडिया में अगर किसी धर्म को प्रिविलेज मिल रहा है तो वो मुस्लिम रिलीजन ही है। मुझे भी लगता है कि ये बिल किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है। अगर इन रिफॉर्म्स का इम्प्लीमेंटेशन ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से हो तो यह सच में एक उम्मीद बन सकती है, ना सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए बल्कि उन सब के लिए जिनकी जमीन और हक सुरक्षित होनी चाहिए। आपका क्या सोचना है इस बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि हम वक्फ की हिस्ट्री, कुरान में इसका जिक्र या ब्रिटिश एरा के वक्फ एक्सप्लॉयटेशन पर एक डेडिकेटेड वीडियो लाए तो नीचे कमेंट्स में हिस्ट्री ऑफ वक्फ लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैदराबाद में स्टूडेंट और पुलिस के बीच में हो रही क्लैश की कहानी मिस ना करें। आप यहाँ पर क्लिक कर उसे देख सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।